सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और इसमें की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा खत्री जो उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रणवीर राठी जो उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका 2-3 लोग और जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ट्रीटाइज 7 पर, और हम लोग फिर ट्रीटाइज 7 पर ही चर्चा करेंगे। इसमें चैप्टर 16 पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे यंग ऑर्गन कहे गए हैं जो स्पेशल ऑर्गन है, उनको हम लोग अलग से उसमें मतलब उनको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में प्रारंभिक दशाओं में यंग ऑर्गन नहीं माना गया था, लेकिन कुछ उनके फंक्शनल को देखते हुए, फंक्शनलिटी को देखते हुए उनको स्पेशल यंग ऑर्गन की श्रेणी में रखा गया। तो उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे, चैप्टर 16 ऑफ ट्रीटाइज 7। नीतू जैन का पुनः स्वागत है और उनको हम लोग शेयर कर दे रहे हैं। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमस्ते। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सर ने बताया, 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन्स, यंग ऑर्गन्स, चैप्टर 16 ट्रीटाइज 7, उस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो हम जानते हैं कि हमने 5 एलिमेंट्स थ्योरी में पढ़ा है कि 5 एलिमेंट थ्योरी में हमने पढ़ा है कि 5 एलिमेंट्स होती है, उनकी 6 ऊर्जाएं होती हैं। 6 यंग ऑर्गन्स होते हैं और 6 इन ऑर्गन्स होते हैं। तो उसमें हम जानते हैं कि उनकी 6 ऊर्जाएं होती हैं। और ट्रिपल वार्मर एक ऐसा ऑर्गन है 12 ऑर्गन में से, जो एक इमेजिनरी ऑर्गन है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एक वार्मर की तरह से है कि हमारी बॉडी को वार्मिंग देता है, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर। तो वो एक इमेजिनरी है और इसे हम फिजिकल ऑर्गन नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग ऑर्गन्स की कल्पना की गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि 12 तो ऑर्गन्स हो गए, लेकिन उसमें अलग से 6 हमको अद्वितीय, जिनका कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनको उनकी एक परिकल्पना की गई कि ये बीच के ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। ना तो ये यंग ऑर्गन की तरह होते हैं और ना ये इनकी तरह, दोनों की तरह काम करते हैं। बनावट इनकी यंग ऑर्गन की तरह होती है, यानी कि हॉलो। यंग ऑर्गन्स क्या होते हैं? हॉलो ऑर्गन्स होते हैं। तो बनावट जो होती है वो हॉलो ऑर्गन्स, यंग ऑर्गन्स की तरह होती है, और फंक्शन जो करते हैं वो ये इन ऑर्गन्स की तरह करते हैं। तो इन हमारा होता है वो किडनी एसेंस, किडनी एसेंस को स्टोर करते हैं। ये किडनी हमारी एसेंस को स्टोर करती है। तो ये ऑर्गन 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ऑर्गन्स हैं, ये भी एसेंस को स्टोर करते हैं, लेकिन ये निकालते नहीं हैं। किडनी में जो हमारा एसेंस स्टोर होता है, वो हमारा खर्च तो होता है लेकिन खत्म नहीं होता है। धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा सा काम आता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। तो इसी तरह से जो खत्म होता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी तरह से जो ये 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन्स हैं, ये एसेंस को स्टोर करते हैं लेकिन निकालते नहीं हैं। मोर और लेस ये किडनी की तरह काम करते हैं। जैसे किडनी जीवन सत्व को स्टोर करती है, वैसे ये भी एसेंस को स्टोर करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बुक में आते हैं कि इन और यांग ऑर्गन के अलावा ये, इसमें यही लिखा है, इन ऑर्गन की तरह ये काम करते हैं। इन जीवन सत्व, इन एसेंस को स्टोर करते हैं, लेकिन ये निकालते नहीं हैं। इनकी बनावट जो होती है, पेज नंबर बता दीजिए जरा। पेज नंबर 190 है मैम, ये ट्रीटाइज 7 पेज नंबर 190। सर इसमें शेयरिंग में सिर्फ वो फाइल दिख रहा है हाँ स्क्रीन में। सर, आप ये शेयरिंग जो हो रहा है ना, उसमें ठीक नहीं आ रहा है। फाइल्स का लिस्ट ही है। जी सर। हाँ
जी सर, आवाज है। जी सर। तो हम देखते हैं कि ये इनऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। कार्य प्रणाली में इनऑर्गन की तरह से इन एसेंस को संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं, लेकिन निकालते नहीं हैं। और जो बनावट होती है वो हॉलो ऑर्गन, यंग ऑर्गन्स की तरह से होती है इनकी। तो इनको इसलिए बीच का ऑर्गन कहा है। कार्य प्रणाली में ये किडनी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। इसको हम आगे थोड़ा सा ब्रीफ में डिफाइन करेंगे कि किडनी से किस तरह से संबंध रखते हैं। तो इनके नाम दे रखे हैं 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन्स। कौन कौन से हैं यंग ऑर्गन्स? ये एक तो यूट्रस है, जो हमारा ऑर्गन में नहीं आता है, लेकिन 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन में ये आता है। यूट्रस, ब्रेन, बोन मैरो, बोन्स, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट से इसे पूरे बॉडी में फैली रहती हैं, वो होती हैं। और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर वैसे तो एक यंग ऑर्गन है, लिवर का एक पेयर ऑर्गन है, लेकिन ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। और इसकी एक क्वालिटी होती है कि ये हमारा पित्त स्टोर करता है, बाइल स्टोर करता है। और बाइल एक शुद्ध द्रव होता है, तो उसको स्टोर करने के कारण इसको एक 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन में रखा गया है। और ये ब्रेन से भी रिलेटेड होता है। इन 6 यंग ऑर्गन्स में इन एसेंस हमारा स्टोर होता है। ब्रेन, मैरो, बोन्स, ब्लड वेसल्स, गॉल ब्लैडर और यूट्रस। इनमें 6 में इन एसेंस इकट्ठा होता है, लेकिन इनकी शेप यंग ऑर्गन की है, जैसे कि पहले बताया है। ये एसेंस को स्टोर करते हैं लेकिन निकालते नहीं है, इसलिए ये यंग ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब हम फर्स्ट अपने फर्स्ट ऑर्गन पे आते हैं, यूट्रस पे। तो यूट्रस के लिए लिखा है कि इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन, कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी। तो इसमें सबको एक अलग अलग से समझाया है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। ये सब तीनों चीजों को रेगुलेट करता है यूट्रस। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन एक फ्लो होता है, मंथली फ्लो होता है वुमेन का, ये हम सब जानते हैं, तो उसे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। कंसेप्शन और इज इम्प्रेगनेशन ऑफ द ओवम ऑफ और मेल स्पर्म विच रिजल्ट इन ए न्यू बीइंग। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है, डिफरेंशिएशन ये है कि इसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जब पहली बार ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं, उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब हमारा कंसेप्शन किसे बोलते हैं? कंसेप्शन वो होता है कि जब जायगोट होता है, वो यूट्रस में आकर अटैच हो जाता है। वो जो जायगोट होता है वो सिंगल सेल होता है, और 16 सेल के रूप में वो 5वें दिन आके जब स्थापित हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो उसे हम कंसेप्शन बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो इसे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जबकि पहली बार ओवन और स्पर्म मिलते हैं। और जब जो जायगोट आके यूट्रस में स्टेबल हो जाता है 5वें दिन, तो उसे हम कंसेप्शन बोलेंगे। तो ये और प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी वो पीरियड होता है कि जहाँ पर 40 वीक्स का या 280 डेज का एक पीरियड होता है, जब चाइल्ड हमारा इसमें कंसेप्शन लेता है। इसमें बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। ये एक मेडिकल टर्म है, इसको डिलीवरी बोलते हैं। तो इसका मतलब है डिलीवरी। तो डिलीवरी तक के टाइम को, जब वो कंसेप्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में डिलीवरी तक के टाइम को प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो वो पीरियड होता है नॉर्मली 40 वीक्स का, या फिर उसको हम 280 डेज भी बोलते हैं। तो ये यूट्रस का बताया है। फिर है यूट्रस इज क्लोजली रिलेटेड टू। यूट्रस किसके से रिलेटेड होता है? देखिए, किडनी। सबसे पहले किडनी किडनी से सबसे ज्यादा रिलेटेड होता है। कंसेप्शन वेसल हमारी ये इन नियंत्रक मेरिडियन है। इसको इसका मतलब ही साफ, हम इसको तोड़ते हैं तो लगता है कंसीविंग। ये कंसीविंग के लिए होती है। तो ये जैसे, और वेसल वेसल का मतलब होता है बड़े राजमार्ग, जो स्टोरेज की तरह कार्य करते हैं। मेरिडियन और वेसल्स में ये डिफरेंशिएशन होता है कि मेरिडियन होती है वो ऊर्जा का सागर नहीं होती है, मेरिडियन में ऊर्जा फ्लो होती है। लेकिन जो वेसल्स होती है वो ऊर्जा का सागर होते हैं। एक बहुत बड़े जो राजमार्ग होते हैं उसकी तरह से होती है, जहां पर जब जरूरत होती है, जिस औरत की एनर्जी की जरूरत होती है, तो वेसल्स में से एनर्जी वहां पर चली जाती है। तो इस तरह से ये
वेसल्स होती हैं, ये हम सेमेस्टर 4 में इनको पढ़ेंगे। कंसेप्शन वेसल वैसे हमारे सीवी मेरिडियन ही है, लेकिन इसको ईओवी में एक अलग से वेसल बताया है, कंसेप्शन वेसल और चोंगमाई वेसल। तो चोंगमा वेसल ये इन अवरोधक निवारक मेरिडियन है। इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। SP4 इसका मास्टर इसको पॉइंट है मूव और कर लीजिएगा, चौंगमू करा दीजिए। जी सर चौंगमू, चोंगमो है, ये हाँ, चोंगमो है। MO है। ये हम्म। ये चोंगमाई की जगह चोंगमो वेसल है। तो इसमें SP4 इसका मास्टर पॉइंट होता है और P6 इसका कपल पॉइंट होता है। तो ये हम सेमेस्टर 4 में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इन दोनों वेसल से ये रिलेटेड, इसका बहुत क्लोज रिलेशन होता है। किस तरह से होता है? कंसेप्शन वेसल जो होती है वो यूट्रस को की देती है, ऊर्जा देती है, वो कंसेप्शन वेसल देती है। और जो चौंग में वेसल देती है, ब्लड देती है। यूट्रस को हमेशा ब्लड की रेगुलर जरूरत होती है। जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं, कंसेप्शन वेसल एंड द चौंग वेसल बोथ डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ किडनी। ये किडनीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, दोनों की दोनों किडनी से रिलेटेड होती हैं। ये किडनी अगर एसेंस इज एबोंडेंट मतलब काफी मात्रा, अगर किडनी एसेंस हमारे पास काफी है, तो उसका मतलब है कि कंसेप्शन वेसल और चौंगमो वेसल ये भी स्ट्रांग है, क्योंकि इनको एसेंस मिल रहा है, ब्लड भी मिल रहा है और की ऊर्जा भी मिल रही है, क्योंकि इनको ऊर्जा की जरूरत होती है और चोंगमो वेसल को ब्लड की जरूरत होती है। तो अगर किडनी एसेंस हमारा स्ट्रांग है, तो इन दोनों को प्रॉपर ब्लड और ऊर्जा मिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये अच्छे से काम करेंगे। तो इसलिए यूट्रस इज सप्लाइड विद द एडिक्वेट की एंड ब्लड, तो उसको की और ब्लड मिल जाएगा। सो देयर विल बी नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी। तो मेंस्ट्रुएशन भी नॉर्मल होगा और प्रेगनेंसी भी उसके कारण भी नॉर्मल होगी। लेकिन अगर किडनी एसेंस वीक है, किडनी में एसेंस का कमजोर है, तो कंसेप्शन वेसल और चोंगमा वेसल ये एम्प्टी, इसमें ब्लड भी नहीं मिलेगा और उसमें हमको ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए यूट्रस को ऊर्जा और ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो उसका इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगा, मेंस्ट्रुएशन रेगुलर नहीं होगा, एमनोरिया मासिक धर्म नहीं होगा, या फिर इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी भी इससे हो सकती है। तो ये इससे इस तरह से यूट्रस से ये तीनों रिलेटेड होते हैं। रिलेशन बिटवीन द यूट्रस एंड द ब्लड इज वेरी क्लोज, क्योंकि यूट्रस को रेगुलर हमारा ब्लड चाहिए, तो उसका इसका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूट्रस रिलाइज ऑन द एबंडेंट सप्लाई ऑफ ब्लड ऑल द टाइम, हमेशा उसको ब्लड चाहिए होता है। द हार्ट गवर्न्स द ब्लड। अब देखिए हार्ट, इसमें कई चीजें आ गई हैं हमारी, हार्ट भी आ गया। हार्ट हमारे ब्लड को गवर्न करता है, राज करता है, क्योंकि हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट काम नहीं करेगा। लिवर स्टोर द ब्लड, लिवर ब्लड को स्टोर करता है। स्प्लीन कंट्रोल द ब्लड, स्प्लीन जो होती है हम जानते हैं कि स्प्लीन हर चीज को एक तो होल्ड करती है और ब्लड को कंट्रोल करती है। स्प्लीन हमारी फूड की बनाती है, तो फूड की बनाती है, तो फूड की जब होती है तो वो उससे डिफेंसिव की उससे जो लंग्स और हार्ट को ये की पहुंचाती है और वहां पर रक्त बनाते हैं। ये लंग्स और हार्ट को पहुंचाती है, वहां रक्त बनता है, बनता है वो मतलब धमनियों में फैलता है। गैदरिंग की बना देती है, न्यूट्रिटिव की जी सर। बनाती है, गैदरिंग की, दो चीज बनाती है, जी सर। गैदरिंग की एंड न्यूट्रिटिव की। तो इस तरह से जब ब्लड हमारे धमनियों में फैलता है और ऊर्जा पूरे शरीर में जाती है, तो इस तरह से स्प्लीन कंट्रोल्स द ब्लड, तो स्प्लीन हमारा काम करती है। अब इसमें हमारे कितने ऑर्गन्स आ गए साथ में, यूट्रस के साथ में हार्ट भी आ गया, लिवर आ गया, स्प्लीन आ गया, और किडनी तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। तो इतने सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, तब हमें यूट्रस को अच्छे से ब्लड और ऊर्जा मिलती है। इफ द स्प्लीन डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड, अगर मान लीजिए कि स्प्लीन ब्लड ही नहीं बनाती, स्प्लीन को फूड की ढंग से नहीं मिली है, फूड की नहीं मिल रही है, फूड की नहीं बना पा रही है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है फूड की बनाने के लिए, और वो इसको ब्लड ही नहीं बना पा रही है। ऐसा है, इसको इस तरह समझिए कि ऐसा नहीं है कि स्प्लीन को है ब्लड बनाने का काम करती ना, स्प्लीन इस रूप में काम करती है कि स्प्लीन जो कि ऊर्जा बनाती है, वो ऊर्जा जब जाती है लंग्स में और हार्ट में, तो दोनों मिलकर के एक एनर्जी बनाते हैं और एक ब्लड बनाते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया कि स्प्लीन डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड, इस संदर्भ में है, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष में नहीं। ठीक। जी सर। तो हार्ट बिकम्स डेफिशिएंट, अगर स्प्लीन मतलब अगर जैसे सर ने बताया कि स्प्लीन को ऊर्जा नहीं मिली, तो रक्त भी नहीं बनेगा, क्योंकि ऊर्जा भेजेगा नहीं ऊपर, तो ऊपर ऊर्जा नहीं भेजेगा तो हार्ट डेफिशिएंट हो जाएगा। दिस विल कॉज अ लैक ऑफ ब्लड इन द यूट्रस। अब हार्ट को भी ब्लड नहीं मिला तो ब्लड की हर जगह कमी हो जाएगी, तो यूट्रस को भी ब्लड नहीं मिलेगा, तो यूट्रस में ब्लड की कमी हो जाएगी। दिस में रिजल्ट इन एनोमेरिया, मासिक धर्म नहीं होगा। एनोमेरिया मतलब मासिक धर्म ना होना, तो ये मेंसेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए ट्रीटमेंट लिखा है स्प्लीन के लिए, SP3, SP6, FT36, UB17, UB18, UB20,
UB21 और लिवर 8, इन पे हम या तो टोन करेंगे या हम दाना मेथी लगा सकते हैं। अब इसमें हम जानते हैं कि देखिए इसमें ब्लड बनाना है, तो ब्लड बनाने के लिए हमेशा सर बताते हैं एक तो SP6 जो है वो मीटिंग पॉइंट है लिवर, किडनी और स्प्लीन का। तो अगर हमें ब्लड नहीं बन रहा है तो ब्लड के लिए हम इन सारे पॉइंट्स को टोन करेंगे। और UB18 जो पॉइंट है वो लिवर का बैकशू पॉइंट है। UB20, 21 जो है स्टमक और स्प्लीन के बैकशू पॉइंट है। तो इस तरह से सारे पॉइंट मिलके हमें एनर्जी देंगे और स्प्लीन ब्लड एनर्जी बनाना शुरू करेगी। लिवर की स्टैग्नेशन कॉजेज इरेगुलर पीरियड्स एंड PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। यानी कि लिवर की अगर स्टैग्नेट हो जाती है, लिवर की या तो अगर लिवर की ज्यादा की ऊर्जा बनाने लग जाती है, तो जैसे जितनी 1 यूनिट बनानी है और 10 यूनिट्स बनाने लग गई तो एकदम तेजी से भागेगी। और अगर ऊर्जा उसकी स्टैग्नेट हो गई, रुक गई ऊर्जा, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो भी हमें पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आने लग जाएंगे। तो लिवर की स्टैग्नेशन के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये, क्योंकि ये बहुत जगह काम करते हैं ये वाले, सिर्फ इसमें नहीं कई जगह काम करते हैं। तो लिवर 3, लिवर 13, 14 और इनको याद रखना भी बहुत आसान है, जैसा कि सर ने बताया 3, 13, 14 और GB34, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ 34 हम याद कर सकते हैं। और TW6 और P6 ये हार्ट से रिलेटेड उधर के दोनों पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम के। तो ये इनके 6 पॉइंट, इनको हम सेटेड कर देंगे। तो ये लिवर की स्टैग्नेशन की बहुत अच्छे पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा लिवर ब्लड स्टैग्नेशन कॉजेज पेनफुल पीरियड्स। अब अगर लिवर ब्लड स्टैग्नेशन हो गया, यहाँ तो की स्टैग्नेशन हो गया, अब ब्लड स्टैग्नेशन हो गया, तो पीरियड्स तो होंगे लेकिन वो पेनफुल होंगे। तो उसके लिए ट्रीटमेंट है लिवर 3, GB34, UB17, UB18, SP10 और CV6। ये इन पॉइंट्स को हम या तो सेडेड करेंगे, और अगर हम सेडेड और टोन में हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इन सारे पॉइंट्स को दाना मेथी का लगा सकते हैं, तो उससे हमें लिवर ब्लड स्टैग्नेशन में आराम मिल जाएगा। फिर है नेक्स्ट है लिवर ब्लड डेफिशिएंसी। अगर लिवर ब्लड डेफिशिएंसी है तो पीरियड होंगे ही नहीं, जब ब्लड ही नहीं है तो पीरियड्स कैसे होंगे होगा। तो उसके भी ये पॉइंट्स हैं लिवर 3, लिवर 8, SP6, K3, UB17, UB18, UB20, UB23, LI4, GB20, GB16 और GB20। इन पे हम दाना मेथी लगा सकते हैं या फिर हम टोन कर सकते हैं। तो इसमें K3 हमारा किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, तो ये किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट हमें जरूर लेना है इसमें। तो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी में इसको हमें आराम मिलेगा। फिर है वीकनेस ऑफ किडनी एसेंस कॉजेज डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर किडनी एसेंस ही में वीक है, तो किडनी एसेंस वीक है, तो हम जानते हैं कि अभी हम जैसे कि हमने देखा किडनी एसेंस ही हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यूट्रस की सारी प्रॉब्लम किडनी एसेंस के कारण हो रही है, तो रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए ये किडनी एसेंस का एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। किडनी एसेंस का प्रोटोकॉल हमको कभी कभी महीने में सप्ताह 1 वीक के लिए लगा लेना चाहिए। तो K3 ये अर्बन सोर्स पॉइंट है जिन्हें अच्छे से हम टोन करना करते ही हैं। अगर पूरा प्रोटोकॉल नहीं लगा सकते तो हम K3 पे भी ब्लैक कलर से लगा सकते हैं, या K3 को हम टोन कर सकते हैं। K3, K6, CV4, UB23, GB4। GB4 हमारा दोनों किडनी का वाइटलिटी गेट है। GB14, GB20, GB39 ये बोन मैरो पॉइंट है। UB11 और UB15 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे या फिर हम दाना मेथी का लगा सकते हैं इसमें। डेफिशिएंट किडनी एसेंस कॉजेज बांझपन, इनफर्टिलिटी ऑफ हैबिचुअल मिसकैरेज। अगर किडनी एसेंस डेफिशिएंट है तो उसमें हमें इनफर्टिलिटी आ सकता है। जीबी सर कुछ कह रहे हैं। फिर है नेक्स्ट है हमारा लिवर ब्लड हॉटनेस कॉजेज मेनोरिया। मेनोरिया का मतलब होता है कि पीरियड्स के टाइम पेट में बहुत तेज दर्द होना। तो अगर लिवर ब्लड में गर्माहट है, जैसा हमने कल भी लिवर का चैप्टर पढ़ा था, तो लिवर में अगर बहुत तेज गर्मी है तो क्या होगा कि पीरियड्स के टाइम बहुत तेज पेट में दर्द होगा, और उसमें मेट्रोरेगिया, ये रक्त पता मतलब इसमें ब्लैक कलर का क्योंकि जल जाएगा। अगर ब्लड इतनी तेज हॉटनेस है, गर्मी है, तो उसके कारण ब्लड जल जाएगा, तो जो ब्लीडिंग होगा वो ब्लैक कलर का होगा। तो ब्लैक कलर का होगा तो इसका मतलब है लिवर ब्लड हॉटनेस है। तो उसके पॉइंट है लिवर 2, लिवर 3, GB13 एंड GB20। इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर इनसे हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है, तो लिवर 2, 3, लिवर 8, लिवर 14, LU5, UB18 और UB19, तो इनको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये नेक्स्ट 2 प्रोटोकॉल दे रखा है, एक से आराम नहीं मिलता तो हम दूसरा प्रोटोकॉल इसमें यूज करेंगे। फिर है डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल और इनफर्टिलिटी और एमेनोरिया
मे बी ड्यू टू किडनी एंड लिवर इनडेफिशिएंसी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिवर ब्लड डेफिशिएंसी के कारण तो हो ही सकता है, लेकिन ये किडनी और लिवर इनडेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। इनडेफिशिएंसी अगर है तो इनडेफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमें उसमें ये इनडेफिशिएंसी का मतलब होता है हीट जो एम्प्टी हीट होती है, तो इसके कारण हमें डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। एनेमोरिया का मतलब होता है कि ब्लीडिंग बहुत कम होना या नहीं होना। तो इस ये हमारे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसका ट्रीटमेंट है K3, K6, लिवर 8, CV4, GB20, UB10, UB17, 18, 20, 23। इन पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन द किडनी की इज नॉट फर्म द यूट्रस में प्रोलेप्स। अगर किडनी की काम नहीं कर रही है, स्ट्रांग नहीं है, तो मैडम वो यूट्रस डेफिशिएंट है फिर भी सीडेट करना पड़ेगा किडनी और लिवर। डिलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल लिवर इन डेफिशिएंसी। हाँ, एक सेकंड में देखती हूँ, शायद मैंने गलत बोल दिया। एक सेकंड में आपको बता देती हूँ, इसका देख के बता देती हूँ। ओके ये ठीक आगे ठीक। पेज नंबर पे है। हाँ, ये आई थिंक ये टोन होना चाहिए। डिफिशिएंसी है हाँ, ये टोन होना चाहिए। टोन। हाँ, ये टोन होंगे सर। ओके सर थैंक यू। फिर है किडनी की अगर स्ट्रांग नहीं है तो यूट्रस में प्रोलेप्स हो सकता है, तो गर्भाशय बाहर निकल जाना। तो उसके लिए भी हम CV4, GB4, UB23, UB47, K3 और जिंगोंग पॉइंट हमें टाटाइस 2 में भी मिलेगा। तो ये पॉइंट UB23 और UB47 इनके पास ही एक पॉइंट होता है, तो इसे भी हम टोन करेंगे क्योंकि ये प्रोलेप्स है, तो हम इनसे इन पॉइंट्स को टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट है किडनी एंड लिवर इनडेफिशिएंसी में कॉज इनफर्टिलिटी इन वुमेन। अगर किडनी और लिवर की इनडेफिशिएंसी हो गई तो इनफर्टिलिटी नेचुरल होगी ही होगी। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लिवर की ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई तो यूट्रस को नरिशमेंट नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा। और अगर किडनी एसेंस की डेफिशिएंसी हुई तो cannot be promoted deficient kidney essence consumption cannot be promoted। कंसेप्शन होगा ही नहीं क्योंकि किडनी एसेंस डेफिशिएंट है, तो ब्लड नहीं मिल रहा। यूट्रस को अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो हम K3, K6, CV4, UB10, UB17, UB18, UB20, UB23, GB20 और लिवर 8 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर है प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, वेजाइना, स्टमक, एनस, हेमोरेट्स एंड वेरिकोस वेन में बी कॉज्ड बाय सिंकिंग ऑफ स्प्लीन की। हम सब जानते हैं कि स्प्लीन का काम होल्डिंग करना होता है। अगर स्प्लीन होल्डिंग का काम ठीक से नहीं करती है तो हमारे सारे ऑर्गन्स प्रोलेप्स होने लग जाते हैं। तो प्रोलेप्स होने लग जाते हैं तो हम स्प्लीन की सिंकिंग के ये बहुत अच्छे पॉइंट है। हम स्प्लीन में भी देख सकते हैं, स्प्लीन वाले चैप्टर में जाके। इसमें सारे पॉइंट नहीं लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, हम इन पॉइंट्स को भी डाउन कर सकते हैं। और अगर हमें पूरा प्रोटोकॉल देखना है तो स्प्लीन की सिंकिंग के प्रोटोकॉल में जाके हम पूरे पॉइंट्स को टोन कर सकते हैं। GB1, GB20, CV1, CV6, H21 इनको टोन करना है और स्प्लीन में हम जाके बाकी पॉइंट्स को भी टोन करेंगे, तो हमें स्प्लीन की सिंकिंग के अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। फिर है मेनोरिया बहुत ज्यादा होना और मेट्रोरिया। इसमें जो अभी बताया था कि जो ब्लड है वो ब्लैक आने लगता है अ, इसको, जिसके कारण ड्यू टू स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड। अब स्प्लीन का काम है कंट्रोल करना, तो वो होल्ड करना, तो स्प्लीन ब्लड को भी होल्ड करती है। तो स्प्लीन ब्लड को अगर होल्ड नहीं कर पा रही है तो ये या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा या फिर मेट्रोरिया, यानी कि इसमें हमारा जो ब्लड है वो ब्लैक कलर का निकलने लगेगा। तो उसके लिए हम SP1, SP3, SP6, SP10, ST36, UB17, UB20, UB21 और CB12 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। यूट्रस इज क्लोजली रिलेटेड टू स्टमक। अब यूट्रस हमारा स्टमक से भी रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि दिस रिलेशन इज वाया चोंगमो। जो चोंगमो हमने देखा था अभी, चोंगमो वेसल थी, उसके जिसका मास्टर पॉइंट होता है SP4 और कपल पॉइंट होता है P6। तो ये हम टाटाइज 6 में, ये हमारा जो हमारा सेमेस्टर 4 है उसमें आती है ये वाली चोंगमो वेसल। तो उसके कारण ऐसा चोंगमो इज रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड टू स्टमक। चोंगमो हमारी स्टमक से रिलेटेड होती है और चोंगमो हमारी यूट्रस से भी रिलेटेड होती है। तो यूट्रस हमारा स्टमक से रिलेटेड हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अगर स्टमक में प्रॉब्लम आ रही है तो जब प्रेगनेंसी होती है तो मॉर्निंग सिकनेस होने लग जाती है। तो उसमें क्या होता है, नौजिया होती है, ऐसे घबराहट होती है, वॉमिटिंग जैसा लगने लग जाता है और मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू, और अगर स्टमक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन भी होने लग जाता है।
तो इसका हम ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है P6 HT26 CV12 CV6 UB21। क्योंकि प्रेगनेंसी है तो हम इसे टोन या सेडेड नहीं करेंगे, इस पे हम दाना मेथी लगाएंगे। प्रेगनेंसी पे हम टोन या सेडेड नहीं करना चाहिए, हमें दाना मेथी लगा के ही उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हर पे ये दे रखा है कि अगर प्रेगनेंसी से कुछ है तो दाना मेथी हमें यूज करनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है ब्रेन। ब्रेन हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसको इन्होंने 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन में रखा है। तो मस्तिष्क मज्जा का समुद्र होता है। मज्जा मतलब, हमने यहाँ पर मज्जा का मतलब है इसमें CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सभी ज्ञानेंद्रियों एवं संज्ञानों जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, बुद्धि आदि का नियंत्रण मस्तिष्क। हम जानते हैं कि हमारे सारे के सारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, उनका जो कंट्रोल है वो हमारा ब्रेन करता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मज्जा यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, और इस मज्जा का उत्पादन किडनी एसेंस की मदद से किडनी, अब ये किडनी जो करती है वो हेल्प करती है CSF बनाने में। तो CSF जब अगर नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, तो हमें किडनी पे ध्यान देना चाहिए। तो उपचारों को ब्रेन के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देनी चाहिए। ब्रेन इज फंक्शनली रिलेटेड टू किडनी वाया CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, विच इज प्रोवाइडेड बाय किडनी। तो ब्रेन जो, जैसे कि कोई रास्ता है, सर ने बताया कि 2 घर हैं। अब 2 घर हैं, उनमें कुछ भी जा रहा है तो उसका रास्ता होता है ना। तो ब्रेन हमारा होता है जो रिलेटेड होता है वो किडनी से रिलेटेड हो, तो उसमें स्पाइनल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, वो किडनी के कारण, किडनी उसको हेल्प करती है बनाने में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्रेन आल्सो डिपेंड्स ऑन द हार्ट ब्लड फॉर इट्स नरिशमेंट। अगर हम हार्ट को ही, हार्ट गवर्न्स द ब्लड, हार्ट हमारा ब्लड को गवर्न करता है। अगर हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है तो ब्रेन को ब्लड कैसे पहुंचेगा, इसलिए ब्रेन हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है ब्लड बनाने में। फिर नेक्स्ट है किडनी एंड हार्ट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द ब्रेन। अब किडनी और हार्ट, अगर ब्लड नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम है, तो ब्रेन इफेक्ट होगा। नेचुरल है कि ब्रेन को हमारा नहीं मिल रहा ब्लड तो ब्रेन इफेक्ट होगा उसके लिए। इफ एसेंस एंड ब्लड आर सफिशिएंट, अगर एसेंस भी पूरा है और ब्लड भी सफिशिएंट है तो ब्रेन फंक्शनली प्रॉपर्ली, तो ब्रेन हमारा प्रॉपर्ली काम करता है। ऐसे में हमारी सारी की सारी जो सेंस ऑर्गन ज्ञानेंद्रियां है वो अच्छे से काम करती है। ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता है तो ब्रेन हमारा सोने लगता है कि हमें, हमारा मन नहीं कर रहा, हमें सोने का मन हो रहा है, तो हमारा, इसलिए हमें ब्रेन को ब्लड चाहिए होता है। तो ब्रेन को ब्लड के लिए हमारा एसेंस और ब्लड सफिशिएंट उसको मिलना चाहिए। इफ एसेंस एंड ब्लड आर डेफिशिएंट, अगर एसेंस भी डेफिशिएंट है और ब्लड भी डेफिशिएंट है, ब्रेन डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, ब्रेन काम नहीं करेगा। मेमोरी वीक हो जाएगी, काम ही नहीं करेगा, हमें बहुत डलनेस लगेगी, हमें कुछ याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। पावर ऑफ हियरिंग, सीइंग एक्सेट्रा, क्योंकि सारी की सारी ज्ञानेंद्रियां हम ब्रेन से के पावर में है, तो ये सुनने की पावर, देखने की पावर और हमें चखने की पावर, ये सारी जो हमारी सेंस ऑर्गन से काम करना कम कर देंगी, तो इससे ये हमारा इफेक्टेड हो जाएगा। इफ द किडनी एसेंस इज डेफिशिएंट, किडनी एसेंस अगर डेफिशिएंट हो गया, इट फेल्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मैरो यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड टू फिल द ब्रेन्स। अब ब्रेन में अगर किडनी एसेंस डेफिशिएंट हो गया, किडनी एसेंस हेल्प कर रहा है CSF बनाने में, अगर किडनी एसेंस डेफिशिएंट हो गया तो CSF ब्रेन में नहीं भर पा रहा है, तो इट कॉजेस पुअर मेमोरी कम हो जाएगी, मेंटल डलनेस हो जाएगी, डलनेस आने लग जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाए, बच्चों में रिटार्डेशन आने लग जाएगा। CSF जो होता है ब्रेन का नरिशमेंट करना, CSF का काम होता है ब्रेन का नरिशमेंट करना, ब्रेन को ताकत देना। अगर CSF नहीं बन रहा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आने लग जाएगी। तो इसके लिए किडनी एसेंस के पॉइंट्स हैं K3 K6 UB11 UB15 UB23 CV4 GB4 GB14 GB20 और GB39। इन पॉइंट्स को या तो हम टोन करेंगे और या फिर हम दाना मेथी लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है किडनी इनडेफिशिएंसी में कॉज एम्प्टी हीट रेजिंग। अभी देखिए आ गया कि जब भी इनडेफिशिएंसी होती है तो इसका मतलब होता है एम्प्टी हीट होती है। यानी कि एम्प्टी हीट का मतलब होता है कि इन तो कम यांग अपनी जगह पर है, मान लीजिए ये यांग है, एक यहाँ पे एक पॉइंट है, ये सरफेस है, यांग तो अपनी जगह पर है लेकिन इन कम हो गया। अब इन अगर कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ठंड कम हो गई, ठंड कम हो गई। अब यांग अपनी जगह पे है तो गर्मी तो नहीं बढ़ी है, लेकिन सर्दी हो गई, सर्दी कम हो गई तो गर्मी लगेगी, फील होगी, तो उसे कहेंगे एम्प्टी हीट। गर्मी फील होगी, गर्मी लगती नहीं है हमें। अगर हमें इसे अच्छे से पढ़ना है तो सर का इन यांग का जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से सर ने समझाया हुआ है, और चैप्टर 7 में ही इस चैप्टर के जस्ट पीछे भी है, आप अगर देख सकते हैं, ये 180 पर है, 180 पर 181
182 पर भी है, 182 पर भी ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इन और यांग का, जो एम्प्टी हीट है, फुल हीट है, एम्प्टी कोल्ड है, फुल कोल्ड है, उससे समझाया हुआ है। तो अगर इनकम जब हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इनडेफिशिएंट का मतलब है एम्प्टी हीट। तो एम्प्टी हीट अगर हो रही है तो हीट लगती है लेकिन होती नहीं है। दिस इज टर्न कॉजेस मेंटल रेस्टलेसनेस। हमें एकदम से डलनेस लगेगी, नींद नहीं आएगी, इंसोमिया होगा, अनइजीनेस ऑफ हार्ट, डिस्टर्ब स्लीप होगी, या तो नींद आएगी नहीं, आएगी तो डिस्टर्ब होगी, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और नींद आ जाएगी तो सुबह जल्दी, बहुत जल्दी नींद खुल जाएगी। तो इसके ट्रीटमेंट लिखा है K2, K3, K6, K9, K10, LU7, LU10, H5, SP6 और CV4। ये हमें टोन करना पड़ेगा। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जो एक पॉइंट में था, किडनी एसिड से अगर डिफिशियंस है तो मैरो सी से कम बनेगा। तो इसमें हमने सर ने बताया था कि sp3 टोन करना, sp3 भोजन ऊर्जा बनाता है, और H7 और K3, ये 3 पॉइंट तो हैं ही जो ब्लड बनाने के लिए हमें काम करना है। ये 3 पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, और इसके साथ बोन मैरो पॉइंट GB39, वो GB39 हम लेंगे तो ब्लड बनाने के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये जो हमारा किडनी एसेंस वाले में आया था, उसके लिए ये सर ने बताया था। फिर नेक्स्ट है हमारा किडनी एंड हार्ट इनडेफिशिएंसी में कॉज एम्प्टी हीट इन द हार्ट। अब हार्ट में एम्प्टी हीट हो जाएगी तो दिस में कॉज मेंटल रेस्टलेसनेस, इंसोमिया, डिस्टर्ब स्लीप्स, पल्पिनेशन, मतलब इसमें धड़कन बढ़ जाएगी, एंग्जाइटी होने लग जाएगी, सैडनेस होने लग जाएगी, उदासी आएगी, क्योंकि ये सारे के सारे सिम्टम्स हमारी हार्ट से रिलेटेड हैं, और डिप्रेशन आने लग जाएगा। तो उसके लिए हम P6, H5, H6, H7, K3, K9, K10, UB15, CV4, CV15, GB24, GB13 एंड SP6, इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी। इसके कारण में डिस्टर्ब द माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हार्ट को ब्लड ही नहीं मिल रहा है तो हमारा माइंड काम नहीं करेगा, कुछ सोचा नहीं जाएगा, पुअर मेमोरी हो जाएगी, इंसोमिया, नींद नहीं आएगी, डिस्टर्ब स्लीप होगी, एंग्जाइटी होगी, सपने बहुत आएंगे, वन गेट स्टार्टल्ड, एकदम ये आपने कभी फील किया होगा कि रात को सोते सोते हम चौंक जाते हैं एकदम से, कि एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि एकदम से चौंकते हैं, इस तरह से। ये मेरे साथ भी कई बार होता है। तो पुअर मेमोरी होती है, डल माइंड होता है। तो इसके लिए पॉइंट दिए P6, H7, CV4, CV14, CV15, UB70, UB20, इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा हार्ट इनडेफिशिएंसी। हार्ट इनडेफिशिएंसी अगर हो गई तो इनका मतलब है ब्लड। तो हार्ट में अगर इनडेफिशिएंसी हुई तो हार्ट की ब्लड डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। तो इट कॉजेस पल्पिटेशन, धड़कन बढ़ जाएगी, मेंटल रेस्टलेसनेस हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप होगी, गेटिंग स्टार्टेड, चौंक पड़ना, जो कि पहले भी हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में हमने पढ़ा था, वीक मेमोरी, फिर एंग्जाइटी। हार्ट इनडेफिशिएंसी में रोगी को नींद आती ही नहीं है। अगर नींद आ जाती है तो रात में कई बार रोगी जाग पड़ता है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे कि हार्ट इनडेफिशिएंसी है तो रोगी को या तो नींद आएगी नहीं, और आएगी तो रात में कई बार जगेगा वो। और अगर हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी है तो रोगी को नींद बहुत मुश्किल से आएगी, लेकिन एक बार अगर नींद आती है तो बहुत गहरी नींद में वो सोता है। तो हार्ट इनडेफिशिएंसी में रोगी को अजीब सी बेचैनी सी लगती है, उसको नींद जब आती है तो बहुत बेचैनी से नींद आती है। तो उसके लिए हम P6, H6, H7, CV4, CV14, CV15, SP6 और K6, K7, इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हार्ट फुल हीट राइजिंग में डिस्टर्ब द माइंड। इसमें रोगी अत्यधिक बेचैन हो गया। अगर हार्ट में फुल हीट बढ़ गई है, बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई है, तो हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, और पूरी रात हमें नींद नहीं आती है, और नींद आती है तो नींद में बहुत ज्यादा ड्रीम सपने आते रहते हैं। तो इसके लिए हम H7, H8, H9, CV15, ये पॉइंट्स हमारे सेडेड होंगे, और SP6, K6, ये पॉइंट हमारे टोन होंगे। तो ये हमारा अगर हमें इसको सर ने बताया था कि आयुर्वेद में अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो फिंगर नंबर 2 जो है हमारी, तो सेकंड स्पाइरल पे 4-5 सेडेड करेंगे, 3-6 टोन करेंगे, और 0 टोन 9 सेडेड करेंगे। तो 3+6 को मिलके महा दो सॉरी एक बार मैम, रिपीट कर दो मैम। जी जी, ये फिंगर नंबर 2 सेकंड स्पाइरल, सेकंड स्पाइरल हाँ जी, और 4-5 सेडेड, ना हीट है ना, हीट 2-3 सेडेड 4-5, 2-3 सेडेड 4-5 1-4 सेडेड, टोन, 2-3 3-6 सेडेड टोन। 1-4 टोन। सर आपने 4-5 सेडेड 3-6 टोन भी लिखा रखा है।
4 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 3 करिए ना, गर्मी है ना, जी सर। वो हार्ड टू हीट है। 2 3 4 कर सकते हैं, 2 3 4 5 6, 2 3 4 सेडेट, 5 6 स्टोन। जी 2 ठीक है। 3 देखिए, नंबर 1 पहला प्रोटोकॉल गर्मी के लिए 2 3 सेडेट 1 4 टोन। क्लियर? दूसरे में दूसरा नोट कर रहे हैं? Yes, sir. जी दूसरा सर। 2 3 6 सेडेट 1 4 टोन। 2 3 6 सेडेट 1 4 टोन। ये किस चीज का sir? ये 2 तो 2 3 4 सेडेट 5 6 टोन। सर ये किस चीज का है? ये मतलब 2 3 6 अरे भाई वही एक ही चीज बोल रहा है, उसी का गर्मी के लिए बोल रहा हूँ। गर्मी का ही 4 प्रोटोकॉल। अब पहला प्रोटोकॉल 2 3 सेडेट 1 4 टोन। नंबर 2 2 3 6 सेडेट 1 4 टोन। तीसरा 2 3 4 सेडेट 5 6 टोन। चौथा है 2 3 4 7 5 6 8 टोन। सर चौथा रिपीट कर दीजिए एक बार। 2 3 4 7 सेडेट 5 6 8 टोन। 4 प्रोटोकॉल जी सर। बनाना, उसी से बनाया, कोई ऐसा नहीं, उसी से बना लीजिए। जी सर। एनर्जी इधर से उधर, बस ठीक है। चलिए आगे, ये पॉइंट है, ठीक है। तो पहला प्रोटोकॉल लगाइए नॉर्मली, अगर आपको लग रहा है तो 2 3 सेडेट 1 4 टोन करिए। और सेकेंड वाले में कभी करना हो तब आप करिए 2 3 6 कर दीजिए, क्योंकि 3 6 माने नर्वस सिस्टम। 2 3 6 सेडेट 1 4 टोन, तो आपको नर्वस सिस्टम कर लिया तो और आपको स्ट्रांग हो गया सिडेशन वाला, अब वो टोन हो गया। फिर तीसरा प्रोटोकॉल, अगर और आपको लग रहा है कि और हीट है तो 2 3 4 में क्या, वात पित्त दोनों को आपने कर दिया और उधर कफ को बढ़ा दिया 5 6 टोन। और चौथा 2 3 4 7 भी ले लिया और उधर 8 कर दिया, 7 से 8 टोन कर दिया एडिशनल। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। आइए आगे। फिर नेक्स्ट है हमारा बलगम हीट इन हार्ट कॉजेज ब्लॉकेज इन हार्ट एंड डिस्टर्ब द माइंड। अगर अब ये बलगम बहुत ज्यादा हार्ट में बन गया है, बलगम हीट मतलब बलगम भी है और हीट भी है हार्ट में, तो ये हार्ट में ब्लॉकेज कर देगा, क्योंकि बलगम हीट में ब्लॉकेज भर जाएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगा, तो डिस्टर्ब द माइंड। तो उससे हमारा वही प्रॉब्लम वही है कि माइंड को पूरा नरिशमेंट नहीं मिलेगा और माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इट इज इन टर्न कॉजेज मैनिक डिप्रेशन। इसमें मैनिक डिप्रेशन आ जाएगा, अजीब अजीब सा बिहेवियर हो जाएगा, मेनिया डिप्रेशन ऑल्टरनेट, कभी मेनिया होगा कभी डिप्रेशन होगा, अजीब सी हरकतें करने लग जाएगा, कभी एकदम से सुस्त हो जाएगा, कभी एकदम से किसी चीज को बार बार रिपीट करने लग जाएगा। इन मेंटल डिप्रेशन देयर इज डलनेस। मेंटल डिप्रेशन में डलनेस होती है एंड वन टॉक्स टू वन सेल्फ, और वो खुद से ही बातें करने लग जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ इंसैनिटी। इन मेनिया, अब मेनिया में क्या होता है, देयर इज अनकंट्रोल लाफर। मेनिया में एकदम से या तो वो किसी चीज को रिपीट करना, अगर हंसेगा तो हंसता ही जाएगा, रोएगा तो क्राई करने का तो रोते ही जाएगा, शाउटिंग करेगा, वायलेंट बिहेवियर हो जाएगा, लोगों को पीटना मारने लग जाएगा, स्कॉल्डिंग पीपल, लोगों के ऊपर गुस्सा करने लग जाएगा। तो इस तरह से ये बिहेवियर उसका हो जाएगा। तो इसमें हम P5 P7 H7 H8 H9 CV12 इन पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। एक सेकेंड, ये सारे पॉइंट जो लिखे हैं इनमें UB15 और CV12 ये 2 पॉइंट हमारे सेडेड होंगे और बाकी सारे पॉइंट टोन होंगे। तो आप इसमें लिख लीजिए CV12 एक तो सेडेड होगा और UB15 सेडेड होगा। बाकी सारे पॉइंट P5 P7 H7 H8 H9 और CV15 और ST40 SP6 liver 2 liver 3 GB20 GB24 GB13 GB15 ये सारे पॉइंट इसमें टोन होंगे। और इसमें एक और प्रोटोकॉल है GB16 GB23 GB26 P5 P7 P8 LU11 SP1 ST6 SI3 CV1 CV24 LI11 UB62। अगर हमें नहीं समझ में आता तो हम इस पे दाना मेथी लगा सकते हैं, तो दाना मेथी से ही कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन बलगम ऑब्स्ट्रक्टिंग द हार्ट पैसेज। अगर बलगम बन रहा है और वो हार्ट के हमारे रास्तों को ही ब्लॉक कर रहा है, जो हार्ट की हमारे रास्ते जा रहे हैं, पैसेज जा रहा है उसको ब्लॉक कर रहा है, तो जनरली 2 टाइप्स ऑफ पर्सन आर अफेक्टेड। 2 तरह के पर्सन उसमें अफेक्टेड होते हैं, या तो वो मेंटल रिटार्डेशन वाले अफेक्टेड होते हैं
एंड स्पीच डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन, जो बोल नहीं पाते हैं, बोलने में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, या तो वो उससे अफेक्टेड होते हैं, या फिर दूसरा इट में कॉजेज कोमा, पैरालिसिस एंड एफेसिया, या फिर जो लोग होते हैं वो कोमा में चले जाते हैं और उनको पैरालिसिस हो सकता है। तो देयर में भी स्टेपर अनकॉन्शियसनेस एंड एपेसिया, तो इसमें अनकॉन्शियसनेस आ सकती है, कोमा में जा सकता है। तो इसको बोलते हैं, इसका एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है, इसको बोलते हैं फलगम मिस्टिंग द माइंड। तो ये हमारे हार्ट वाले चैप्टर में मिल जाएगा, फलगम मिस्टिंग द माइंड। तो इसके लिए इसमें प्रोटोकॉल है P5 H9 GB26 UB15 UB20। ये इसमें भी CB12 और UB20 ये दोनों पॉइंट टोन होंगे, और ST40 P5 H9 GB26 ये सारे पॉइंट इसमें सेटेड होंगे। तो इसमें ये CB12 और UB20 है, ये कफ को घटाते हैं, और P5 ST40 है, वो कफ को निकालते हैं। तो ये पॉइंट हम इस तरह से यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है मैरो। मैरो हमने अभी देखा था, मैरो मस्तिष्क एंड मेरुदंड को पोषण प्रदान करता है। मज्जा से, मज्जा मतलब CSF जो आ रहा है, उससे अस्थि मज्जा हमारा बोन मैरो का निर्माण होता है। तो रिफाइंड एसेंस ऑफ फूड चेंजेस इनटू फैट एंड एंटर द बोन कैविटीज एंड फिल्स द ब्रेन विद मैरो। जो रिफाइंड हमारा एसेंस होता है, वो जो फूड से हमको एनर्जी मिलती है, वो उससे एसेंस बनता है। तो रिफाइंड एसेंस जो होता है वो फैट में चेंज होता है और बोन कैविटी में एंटर करता है, और वो ब्रेन को मैरो से भर देता है, CSF में भर देता है। मैरो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द किडनी एसेंस। मैरो बनने के लिए हमने देखा था किडनी एसेंस की जरूरत होती है। इफ द किडनी आर डेफिशिएंट, मैरो डेफिशिएंट हो जाएगा। किडनी एसेंस डेफिशिएंसी कॉजेज शॉर्टेज ऑफ मैरो। किडनी एसेंस की डेफिशिएंसी होगी तो मैरो की शॉर्टेज हो जाएगी। इट इन टर्न कॉजेज पुअर बोन नरिशमेंट। अब अगर इसमें मैरो की डेफिशिएंसी हुई तो मैरो बोन्स में भर रहा है, तो बोन्स हमारी वीक हो जाएंगी। द बोन्स बिकम सॉफ्ट वीक एंड देयर इज लैक ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। टीथ बिकम्स लूज। कैल्शियम के लिए कैल्शियम हमें दांत के लिए भी चाहिए होता है, तो हमारे दांत भी कमजोर हो जाएंगे। देयर इज शॉर्टेज ऑफ मैरो इन द ब्रेन में हमारे मैरो का शॉर्टेज हो जाएगा। एडल्ट बिकम मेंटली डल विद पुअर मेमोरी। जो अब ये एडल्ट नहीं, लोग, ये जो कंसेप्ट है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ मैरो इन द ब्रेन। अब ये मैरो जो है बोन मैरो है, नोट कर लीजिए। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, किडनी एसेंस डिफिशिएंसी कॉजेज स्टॉपेज ऑफ मैरो। मैरो इज डिफरेंट फ्रॉम बोन मैरो। तो ये मैरो की बात कर रहे हैं कि अगर ये किडनी एसेंस की कमी होगी तो ये मैरो कम बनेगा। ये मैरो क्या करेगा, बोन नरिश करेगा, बोन में बोन मैरो बनेगी। तो बोन, ये शॉर्टेज ऑफ बोन मैरो, यही बोन मैरो सब जगह जाएगा, और ये अल्टीमेटली ब्रेन में अगर मैरो भी कम है तो वहीं बोन मैरो कम बनेगा, और बोन मैरो से ही CSF बनता है। ठीक है, वो जी सर, कंसेप्ट थैंक वहां यू दिया हुआ किडनी में। किडनी पढ़िएगा, किडनी समझ में आएगा कि बोन जो मैरो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोन मैरो। और बोन मैरो, यही मैरो जो है आगे बोन मैरो से बनाता है, तो बोन मैरो से बनता है आपको CSF। ठीक है, चलिए आइए। चिल्ड्रन बिकम मेंटली रिटार्टेड विद पुअर ग्रोथ एंड बोन्स। अब बोन्स उनकी कमजोर हो जाएंगी, तो जो बच्चे होंगे वो मेंटली रिटार्टेड हो जाएंगे। इन बोथ केसेस देयर इज हेयर फॉल और प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। इन सारे केसेस में क्या होगा कि या तो हेयर फॉल होने लग जाएगा, या फिर हेयर हमारे सफेद होने लग जाएंगे। मतलब अगर एक एज के साथ सफेद हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अर्ली एज में अगर बाल सफेद हो रहे हैं, तो हम किडनी एसेंस को टोन करेंगे। दांतों को देखकर शरीर के अंदर की हड्डियों की स्थिति को पहचाना जा सकता है, और बालों को देखकर किडनी एसेंस की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो इसमें जो CSF की कमी होने पर हम K3, K6, UB11, UB15, GB39, GB4, GB14, GB20, CB4 और UB20, इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। ये किडनी एसेंस का हमारा ट्रीटमेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोन्स का आता है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है बोन्स। बोन्स का संबंध किडनी से होता है। हम अभी अभी पढ़ा है हमने, बोन्स का संबंध किडनी से होता है। बोन में बोन मैरो स्टोर होता है। अगर किडनी एसेंस और मैरो की कमी होती है तो हड्डियां पोषण के अभाव में कमजोर हो जाएंगी, जो कि अभी हमने देखा। अब रोगी हड्डियों अगर कमजोर हो जाएंगी तो रोगी चल फिर नहीं पाएगा। और बोन में बोन मैरो स्टोर होता है, तो बोन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यांग ऑर्गन कहा जाता है। इसीलिए हमारे बोन्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन कहा जाता है। अगर हड्डी टूट जाती है
तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए हम किडनी का उपचार करेंगे। किडनी एसेंस का हम उपचार देंगे तो टूटी हुई हड्डी जोड़ने में हेल्प मिलेगी। किडनी एसेंस डेफिशिएंसी कॉजेस शॉर्टेज ऑफ मैरो, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, लैक ऑफ कैल्शियम इन बोन, लूज टीथ। अगर किडनी एसेंस की डेफिशिएंसी होगी तो बोन्स जो होगी उसमें बोन मैरो की कमी हो जाएगी और उसमें सॉफ्ट और वीक बोन्स होंगी और कैल्शियम की कमी हो जाएगी और हमारे टीथ भी, दांत भी कमजोर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारा एक ट्रीटमेंट है K3 K6, जो सेम ट्रीटमेंट है UB11 UB15 GB39 GB4 GB14 GB20 CB4 UB23। इनको हम टोन करेंगे। ये किडनी एसेंस का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बार बार आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा वेसल है, नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है ब्लड वेसल, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियों में रक्त होता है, ब्लड वेसल्स हमारी, उसमें ब्लड फ्लो होता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग ऑर्गन कहा गया है। अनिल सर जी प्लीज, आपका खुला हुआ है सर, अनिल सर का खुला हुआ है। किसने खुला है? जी सर। अनिल जी का जी सर। बंद कर दीजिए भाई। ब्लड वेसल्स का परोक्ष रूप से संबंध किडनी से होता है। अब ब्लड वेसल्स का भी किडनी से होता है क्योंकि किडनी होती है वो मज्जा को पैदा करती है। जो अब किडनी हमारी मज्जा पैदा करेगी, उससे रक्त बनेगा। अब रक्त ही कम बनेगा तो ब्लड वेसल में रक्त कम बहेगा, तो सारे के सारी एक तरह से कनेक्टेड हो गया। तो फूड की को रक्त में रूपांतरण करने में किडनी की ओरिजिनल की मदद करती है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि फूड की हमारी स्प्लीन बनाती है और उसको रक्त में जो चेंज करने के लिए किडनी की ओरिजिनल की मदद करेगी। अब रक्त वाहिनियों का सीधा संबंध हार्ट और पेरिकार्डियम से होता है। तो हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन, अगर हार्ट में ब्लड स्टैग्नेशन हो गया, रुक गया, तो कॉजेस पेन इन हार्ट रीजन, हार्ट के रीजन में पेन होने लगेगा, जिससे कि एक्सर्शन होगा, थकान होने लगेगी, साइनोसिस, ऑक्सीजन की कमी लगेगी लिप्स पर और नेल्स पर, पर्पल टंग होने लगेगी, कोल्ड हैंड्स, हाथ पैर ठंडे होने जाएंगे। दिस इज एन एंजाइना पेन कॉज बाय आर्टेरियल स्क्लेरोसिस। आर्टेरियल स्क्लेरोसिस के कारण एंजाइना पेन होने लग जाएगा। तो उसके लिए ट्रीटमेंट दे रखा है P4 P6 H7 CB17 UB12 UB17 K25 और SP10। ये हम पॉइंट्स को यूज करेंगे। हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन के लिए इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा हार्ट यांग डेफिशिएंसी। हार्ट यांग डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो कॉज इसके कारण पल्पिटेशन, धड़कन बढ़ जाएगी, कोल्डनेस, यांग डेफिशिएंट हो गया तो ठंड की फीलिंग आने लग जाएगी, हाथ पैर जो हथेलियां और तलवे ये ठंडे हो जाएंगे, फीलिंग ऑफ स्टिफनेस इन चेस्ट, चेस्ट में एकदम भरा भरापन लगेगा, ब्राइट पेल फेस हो जाएगा, एकदम चेहरे में ग्लो ब्राइट हो जाएगा लेकिन बिल्कुल पेल हो जाएगा, बिल्कुल उसमें ग्लो नहीं रहेगा, पेल टंग हो जाएगी, स्लो पल्स हो जाएगी विच स्टॉप्स ऑफ रेगुलर इंटरवल्स इन इंटरमीडिएट मिसिंग पल्स होने लग जाएंगी, ब्रेथ हमारी सांसें शॉर्ट हो जाएंगी और एक्सर्शन स्वेटिंग, पसीना आने लग जाएगा, ये सारे सिम्टम्स आने लग जाएंगे। तो उसके लिए हम P6 H5 CB6 CB17 GB14 और UB15 इतने सारे सिम्टम्स के लिए हम इन पॉइंट्स को टोन करेंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट की। अगर हार्ट की डेफिशिएंट हो गई तो उसके कारण भी पल्पिटेशन होगा, टायर्डनेस, थकान होगी, सांस ये की कमी वाला हो जाएगी। नीतू मैम, ये वाला जो आपने बताया ना, P46H7 वाला, जी हार्ट सर। बीट स्टेनसी वाला, जी सर। इसमें हाँ, उसमें पहला पॉइंट जो है कि P46H7, इस वाले में अगर अटैक तुरंत हुआ है तो पहले सेडेट करेंगे, ठीक है, बाद जी में सर। इसको टोन करेंगे। अभी पहले शुरू में अंजाइना पेन है ना, तो अभी जी इसमें सर। एनर्जी बढ़ी है तो उसमें सेडेट करेंगे और बाद में इसको टोन करेंगे, ठीक जी है। सर। जी, शुरू में नहीं, शुरू में तो सेडेट जी करेंगे। सर लिख लो एक सेकंड। या तो इवन दे दीजिए, मतलब ऐसा है, पहले तो आप पहले सिलेक्ट करिए P46H7 CB17 UB12 17 K25 SP10 सिलेक्ट शुरू में, एंजाइना पेन जब हो रहा है, बाद में आप करिए, बाद में मेथी लगा सकते हैं, लेकिन शुरू में सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। फिर है हमारा हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो पल्पिटेशन हो जाएगा, थकान होने लग जाएगी, सांस की कमी हो जाएगी, एक्सर्शन, स्वेटिंग, पसीना आने लग जाएगा, पैलर, लिस्ट, सर ये क्या है, लिस्टलेसनेस, पैलर और लिस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस होगा ये। सर अरे रेस्टलेसनेस होगा ये, हाँ, वही ब्लड रेस्टलेसनेस। हाँ। एक्सर्शन है, स्वेटिंग होगी, जी सर। पैलर का देखना पड़ेगा उसमें। हाँ ये रेस्टलेसनेस होगा,
This may be due to blood loss or emotional problem, particularly long term sad. अगर बहुत लंबे समय तक सैडनेस हो रही है, उदासी छा रही है, तो ये ब्लड और या फिर ब्लड लॉस हो रहा है और या फिर इमोशनल कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके कारण ये डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसके लिए हम P6, CV17, UB15, CV6, H5 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में कॉज पल्पिटेशन, इंसोमिया, पुअर मेमोरी, एंजाइटी, फ्रीक्वेंटली गेटिंग स्टार्टर, बार बार चौंकना। अगर हार्ट की ब्लड डेफिशिएंसी होगा, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, तो उसके लिए P6, UB17, UB20, CV4, CV14, CV15, H7 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर है बलगम हीट डिस्टर्बिंग द हार्ट में कॉज वेरियस मेंटल सिम्टम्स। अगर बलगम हीट बढ़ गई है हार्ट में, तो उसके लिए मेंटल सिम्टम्स आएंगे, जैसे रेस्टलेसनेस, बहुत अजीब सा लगेगा, बेचैनी से रहेगी, पल्पिटेशन हो जाएगा, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, टेंडेंसी टू हिट एंड स्कोल्ड पीपल, लोगों को के ऊपर गुस्सा आएगा या उनको जो पेशेंट होगा उनको मारने लगेगा, अनकंट्रोल्ड लाफा, हंसता ही जाएगा या फिर रोना चालू करेगा तो रोएगा, शाउटिंग करेगा, मैनिया होगा, डिप्रेशन, कभी मैनिया होगा कभी डिप्रेशन होगा, ऑल्टरनेट, जैसे कि हमने पहले देखा था पॉइंट में, वो सेम प्रॉब्लम है। इन दिस केस द आर्टरी ऑफ हार्ट गेट्स ब्लॉक। अगर आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसके लिए इसमें हम UB12 और CV12 को सेलेक्ट करेंगे, बाकी पॉइंट टोन होंगे। तो P5, P7, H8, H9, liver 2, liver 3, UB15, UB20 इन पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, टोन करेंगे। CV12 हम सेलेक्ट करेंगे और CV15, ST40, SP6, GB13, GB15, GB20 और GB24 इन पॉइंट्स को हम, बाकी सब पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। और UB इसमें 12 आया है, हाँ, और CV12 इनको पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। वेरिकोस वेन्स, अब वेरिकोस वेन्स में UB12 तो नहीं आया इसमें। UB12 नहीं है इसमें। हाँ, UB12 नहीं है। हाँ, UB12 नहीं है इसमें, मैंने लिख रखा है। या तो मेरे को पीछे देखना पड़ेगा सर, पीछे देखना पड़ेगा उसमें है क्या, बलगम हीट डिस्टर्बिंग द हार्ट वाले में, क्योंकि मैंने UB12 लिख रखा है इसमें। सर UB12 मैंने क्यों लिखा है पता नहीं, बलगम हीट वाले में एल्बम वाले में जी सर, मैंने उसमें बलगम हीट में ब्लेम मिस्टिंग द माइंड। नहीं सर, मैंने गलत लिख दिया, UB20 और CV12 ये होगा, UB12 की जगह UB20 है, UB20 इसमें शेडेड होगा, सॉरी। UB20, हाँ, CV12 और और CV12 UB26। अच्छा, You ठीक are है सर। blame misting the mind now. हाँ सर, ये फ्लेम, सर फ्लेम हीट डिस्टर्बिंग द हार्ट। Flame हाँ fire सर ये, harassing the heart. हाँ सॉरी, फ्लेम फायर हरेसिंग द हार्ट, हाँ सर। इसमें UB20 और CV12 ये पॉइंट ऑन होंगे इसमें, और बाकी सारे पॉइंट शेडेड होंगे। UB20 UB12 नहीं है, UB20 है। पहले तो मैम टोन बोला था आपने। नहीं, UB20 और CV12 ये शेडेड होंगे, बाकी सारे ये टोन होंगे। सीधे, बाकी सारे टोन। हाँ, बाकी सब टोन होंगे। अभी इससे पहले आप गलत बोल गए। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई चलिए, एक्चुअली ना। ठीक है, एक ठीक मिनट, एक बार है, ठीक है। मैम एक सेकंड, मैंने गलत बता दिया आपको। इसमें है ये UB20 और CV12 टोन होंगे, बाकी सब शेडेड होंगे। वो टोन Yes, होंगे हाँ, बाकी सब शेडेड होंगे, मैं गलत लिख लिया उसमें, सॉरी। UB20, CV12 टोन होंगे, बाकी सारे पॉइंट शेडेड होंगे। अब है हमारा नेक्स्ट है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स में बी ड्यू टू स्प्लीन की सिंकिंग। अब स्प्लीन हमारा होल्ड करता है, तो वेरिकोस वेन तभी होंगी कि स्प्लीन होल्ड नहीं कर पा रहा, तो हमारी जो वेन्स है फूलने लग जाएंगी, तो वेरिकोस वेन्स एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है इसके अंदर। तो SP3, SP6, ST36, ST21, CB12, CB6, UB20, UB21, GB1 और GB20 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे इसमें इनकी सिंकिंग में। फिर नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल स्टोर होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, बाइल स्टोर होता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यांग ऑर्गन कहा गया है। गॉल ब्लैडर एक यांग ऑर्गन है। पित्त एक शुद्ध द्रव होता है, बहुत एक प्योर एक फ्लूइड होता है ये, और यह शुद्ध द्रव जिस पात्र में स्टोर होता है उसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो इस तरह से गॉल ब्लैडर एक वैसे तो ऑर्गन है,
एक यांग ऑर्गन है, लेकिन इसलिए इसमें क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड होता है और इसमें एक पित्त स्टोर होता है जो कि एक शुद्ध द्रव होता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यांग ऑर्गन कहते हैं। और गॉल ब्लैडर संबंधी उपचार के लिए प्रोटोकॉल हमने अभी पूर्वा मैम ने हमें पढ़ाया समझाया था गॉल ब्लैडर के सारे प्रोटोकॉल्स। तो गॉल ब्लैडर के सारे प्रोटोकॉल्स हमको पीछे मिल जाएंगे, इसके चैप्टर में मिल जाएंगे, तो वो सेम प्रोटोकॉल्स हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन्स जो कि हम कभी पढ़ते नहीं है, जो सर की वजह से ही हम पढ़ रहे हैं कि सर ने हमें दिलाया याद कि ये भी चैप्टर्स पढ़ने लायक हैं और काम आते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें पढ़ने के लिए आदत डाली, वरना हम कभी देखते ही नहीं इसे। और आपका जब से वो पढ़िए तो 19 के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़िए, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा धीरे धीरे, ताकि हम लोग समझें कि ऑर्गन क्या है। बहुत से ऑर्गन्स पे श्रवण कुमार जी क्या हुआ? श्रवण कुमार सर, आपका रेज हैंड आ रहा है। बाय मिस्टेक। नहीं तो आप पैसे पे बात तो करते ही हैं, अब आए हैं तो बात करिए। सर मैं आज जो है 4-5 दिन के टूर के बाद लौटा था, हाँ जी जी जी। तो थका हुआ तो हूँ। मैं सुन रहा था, अच्छा लगा। और अभी आपके 3 दिन की स्पीचेस जो हैं बहुत, उसका सब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया है। नाउ आई विल बी पेइंग द टाइम टुमारो टू गो थ्रू ऑल दोस वीडियोस। अभी ये बात दोनों पिछले दोनों उसमें आई डिस्कशन थी। बहुत अच्छे रहे। नहीं बिल्कुल सही बात है। अभी पिछली बार बात आई थी कि वो कह रहे थे बुखार के लिए किसने पूछा था? नरेंद्र जी ने पूछा था क्या? जी नरेंद्र जी पूछ रहे थे। जी नरेंद्र जी ने पूछा था। तो आप नरेंद्र जी बताइए, केवल 2 मिनट का प्रश्न है कि जब हम लोग बुखार में होते हैं पीड़ित, तो बुखार आता क्यों है और बुखार से हमको परेशानी क्यों होती है? 2 प्रश्न है, आप लोग बताइए, फिर हम लोग डिस्कस करें इसको। 2 मिनट 5 मिनट डिस्कस करेंगे बस, अधिक नहीं। तो यांग बढ़ जाता है और इन्फेक्शन हुआ, हम लोग यांग फीवर इन्फेक्शन है मतलब सर। टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं सर। ह्यूमिड हीट हुई ना, ह्यूमिड हीट जिसको बोलते हैं। और जी हम लोग सर। मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, केवल सीधे पीएचडी की बात कर रहे हैं कि उसकी बात हम लोग करें कि क्यों हम लोगों को फीवर हुआ। फीवर माने हम लोग पहले बात हुआ कि जब बाहर से बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसका नाम बोलिए, एंटीजन एंटीजन आया। एंटीजन बोलेंगे, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो, तो बैक्टीरिया आया तो उसको एंटीजन बोलेंगे। ये एंटीजन जैसे आया वैसे कहीं पर कहाँ जाना चाहेगा ये? तो एक आध लोग ओपन कर ले, जो ओपन कर सकते हो माइक्रोफोन ब्लड में जाएगा वो सीधा पहले। हाँ, ब्लड नहीं, ब्लड में जाएगा, लेकिन जाना कहाँ चाहता है? अल्टीमेट उसका कहाँ मार्ग है, उसका रास्ता? हार्ट में जाता है ब्लड तो सर उसपे, और सारे बॉडी में सेल में जाएगा, उसका अल्टीमेट गोल सेल होगा। सेल में जाएगा सर, सेल में। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो सेल में जाएगा। या सेल की पेरिफेरी में ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब ब्लड से जाएगा, ब्लड से, इसमें कोई शक नहीं, ब्लड से जाया, शरीर में गया, ब्लड में गया, घूमा, लेकिन अल्टीमेटली उसका काम ये है कि वो हमारा सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, उसी में जाना चाहता है। और वहां पर या वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा, मान लीजिए दरवाजा बंद है, उसके चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन है, तो दरवाजा बंद है, उसमें पोर्स है, छोटे छोटे होल हैं। उन होल में मान लीजिए दरवाजे बंद है, वहां कोई आदमी बैठा हुआ है, तो वही नहीं जा सकते, सबको परमिटेड नहीं है, सब गेट के चैनल बंद रहते हैं। आप देखिए ना, बड़ी फैक्ट्रियों में 10 दरवाजे होते हैं, लेकिन जाने के लिए एक दरवाजा, आने के लिए एक दरवाजा, वीआईपी के लिए अलग दरवाजा। तो ऐसे ही हमारे दरवाजे ऐसे सेल में बने हुए हैं, तो इन दरवाजों से जाने में प्रवेश, वो वेट कर रहा है कि हम जाना है। अंदर जाना क्यों चाहता है, कोई बताए क्यों जाना चाहता है? तो एनर्जी है। हाँ, एनर्जी कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड। और दूसरा कारण क्या हो सकता है वहां, और कौन है? न्यूक्लियस। तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक न्यूक्लियस। इन दोनों को अगर कोई बैक्टीरिया अधिकार कर ले तो एक तो एनर्जी मिल जाएगी उसको, वो एटीपी एनर्जी वहां पर है, यही एटीपी, वो भी तो एनर्जी चाहता है, तो एटीपी एनर्जी को वो लेना चाहता है। दूसरा, अगर वो न्यूक्लियस में कंट्रोल कर ले तो क्या हो जाएगा?
सारे सेल पर उसका अधिकार हो जाएगा, दूसरे न्यूक्लियस में जाएगा, वहां पर न्यूक्लियस में जाएगा, उस पर अधिकार हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या करेगा वो कि उसका पूरे के पूरे बॉडी में नियंत्रण हो गया। जैसे आपके घर में आए और मुखिया को बंधक बना ले और उसके पिस्टल रख दे और कहे मुझे 10 लाख चाहिए, तो क्या करेंगे आप, है ना? तो यही काम करता है, बंधक बनाना चाहता है। तो उसका 2 काम है, सेल के अंदर जाना चाहता है एंटीजन, लेकिन सेल में अगर नहीं पहुंच पाया तो क्या करेगा? जैसे आपके यहाँ चोर डकैत होते हैं, क्या करते हैं? वो आपके दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं कि जब कभी दरवाजा खुलेगा तो अंदर घुस जाएंगे। तो यानी रास्ता ढूंढता या तो ईसीएफ में होता है या अंदर पहुंच जाता है सेल के अंदर। ठीक, अब पहुंचा नहीं पहुंचा, हमारे मैक्रोफेजेस बैठे हुए हैं। मैक्रोफेजेस माने हमारे सिपाही, उनको कई नाम से जानते हैं, मैक्रोफेजेस हैं, हर जगह के अलग अलग नाम हो सकते हैं उसको। हम लोग WBC कहते हैं, WBC में तमाम है, लिम्फोसाइट है, ये सब सारे वही है, लड़ाई लाखों। इवन हमारा जो थोड़ा थ्रोम्बोसाइट है वो भी लड़ता है, वो भी लड़ने में भाग लेता है। तो लिम्फोसाइट हो चाहे हमारा छोटा वाला प्लेटलेट जिसको हम बोलते हैं वो हो, ये सब लड़ाई में भाग लेते हैं और नामों से, इनको अनेक नामों से जानते हैं। तो जैसे ही सूचना मिलती है कि भाई कोई दुश्मन आया है, एंटीजन आया है, वैसे ही हमारे तुरंत जो है मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, उसको खाने लगते हैं, उसको मारते हैं। लेकिन तो अब जब हुआ तो और तुरंत ही सूचना मिलने लगती है, कहाँ? सारे जगहों को, सब जगह को सूचना देने लगते हैं कि भाई कोई दुश्मन आ गया है, अब दुश्मन आ गया है। और हमारे सेल में ही या हमारे ब्लड में ही अनेक जगहों पर हमारे ऐसे रिसेप्टर, इनको रिसेप्टर बोलते हैं, ऐसे रिसेप्टर बने होते हैं जो द्वारपाल कह सकते हैं आप उनको, वो संदेशा ले जाने का काम करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं कि भाई कोई बदमाश आ गए हैं और इनको लिए वो है। तो सारे जगह से रक्त आने लगता है, रक्त ही में तो घूमते हैं, रक्त एक माध्यम है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उसमें सब आने लगते हैं। अब जैसे यहां पर आए तो क्या हुआ, अब शरीर क्या करता है? शरीर की इकाई क्या है? वो करती सुरक्षा कवच, तो पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देती है भाई? एक तो रक्त आया उस जगह पर, वो हो गया, तो एक जगह पर रक्त आया तो कुछ नहीं होगा। एक अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर रक्त आया और वहां स्वेलिंग हो गई तो उसको बुखार नहीं कहेंगे। बुखार तो तब कहेंगे जब वो पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से संचरण करे, तब बुखार है। तो बुखार क्यों आता है? बुखार इसलिए आता है कि शरीर की डिफेंस सिस्टम उस बैक्टीरिया का, या बैक्टीरिया का, बहुत बैक्टीरिया जो आ गए हैं इनको मारने के लिए, एंटीजन को मारने के लिए अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं मैकेनिज्म से। हाइपोथैलेमस को सूचना मिल जाती है, हाइपोथैलेमस कहता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा दो, तो वो क्या करता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से उसने बढ़ा दिया, 99 कर दिया। अब 99 कर दिया तो वो जानता है कि इस टेम्परेचर पर वो मर जाए। कौन? आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब लोग, एंटीजन, वो मर जाएंगे, तो उनको मारने के लिए वो कोशिश कर रहा है। अब देखिए टेम्परेचर नहीं मरे तो उसने टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस को फिर सूचना गई कि भाई अभी हमारे दुश्मन है, तो उसने टेम्परेचर कितना कर दिया? अब 100 कर दिया। बोलिए दर्शन जी, जी आप लोग बोलिए। अब 100 कर दिया। नरेंद्र जी आप भी सुनते रहिए, उसने 100 कर दिया। अब 100 टेम्परेचर कर दिया तो आप आगे पढ़ेंगे। हमारे शरीर के कुछ, हमारे शरीर में क्या हार्मोन्स है और क्या है? 2 हमारे बहुत महत्वपूर्ण, बोलिए। हार्मोन्स और एंजाइम। हार्मोन्स एंड एंजाइम 2 हमारे चीज में है। ये क्या करते हैं? एंजाइम, कोई भी खाना खाएंगे, कोई भी पानी पिएंगे तो एंजाइम चाहिए पाचन के लिए, और हार्मोन क्या चाहिए? कोई भी फिजिकल या मेंटल या कोई कार्यवाही होगी तो उसके लिए हाइपोथैलेमस कंट्रोलर, तो वो भेजता है इससे, ताकि उससे ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, तमाम चीजें, तमाम काम हो। तो ये हार्मोन्स और एंजाइम्स का एक नेचर है कि ये एक पीएच लेवल, पीएच 8 पर काम करते हैं। कितने पीएच पर?
pH 8 पर इफिशिएंटली मतलब बेस्ट काम करते हैं pH 8 पर। और pH 8 माने क्या हुआ? बेसिक्स, हाँ, बेसिक एल्कलाइन। अल्कलाइन। अब एल्कलाइन है। अब देखिए जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हमारे शरीर का जो रक्त है वो एल्कलाइन रह पाएगा? नो, टेम्परेचर बढ़ गया नो, वो तो एसिडिक हो जाएगा ना, एसिडिक हो एसिडिक हो जाएगा। जाएगा। तो अब एसिडिक हो गया यानी वो 7 से 8 से 7 आया और 7 से 6 की ओर बढ़ रहा है। अब एंजाइम ने कहा हम काम नहीं कर पाएंगे, एंजाइम ने कम काम करना शुरू कर दिया, हार्मोन्स ने कम काम करना, जो अपना काम है उनका वो काम करना शुरू कर दिया। अब रिसेप्टर क्या बोलेंगे? इन्होंने संदेशा दिया कि भैया ये टेम्परेचर घटाओ, ये घटाओ टेम्परेचर। तो अब घटाने के लिए क्या उन्होंने जो रिसेप्टर थे संदेशवाहक वो फिर गए हाइपोथैलेमस से संदेश पहुंचाया कि भैया ब्रेन ही तो है हाइपोथैलेमस, तो ब्रेन तक संदेश पहुंचाया कि टेम्परेचर घटाइए। तो ब्रेन को मैसेज पहुंच गया कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे एंजाइम्स काम नहीं कर पा रहे हैं। हाइपोथैलेमस को गया कि भैया ना एंजाइम काम कर पा रहे ना हार्मोन्स। ब्रेन ने फिर संदेश भेजा कि टेम्परेचर अपना ये काम करो और टेम्परेचर घटाओ। लेकिन टेम्परेचर घट नहीं सकता, क्यों? बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया है, वो दुश्मन का इंतजार कर रहा है, तो टेम्परेचर घट नहीं सकता। हाइपोथैलेमस ने कहा ना टेम्परेचर नहीं घटाएंगे, लेकिन उसने कहा काम करिए। उसने फिर एंजाइम को काम किया, एंजाइम को हार्मोन को काम करिए अपना। एंजाइम हार्मोन ने फिर कहा कि नहीं टेम्परेचर बढ़ा हुआ हम काम नहीं कर पाएंगे। फिर मैसेज गया कि हम काम कैसे करें, हमारा न पाचन हो रहा ना कुछ हो रहा। जो पाचन नहीं हो रहा तो भूखे, कुछ सेल भूखी रह जाएंगी। तो भूखी सेल बोल रही मैसेज दे रही है कि हम भूखी हैं, हमको हंगर, हमको प्यास लगी है, सारी चीजें। और ये फिर वहां मैसेज गया। जैसे जैसे मैसेज जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा कंटिन्यूअस हो जाता है, तो हमको क्या होगा? ब्रेन को क्या लगेगा? ब्रेन को 10 मान लीजिए मैसेज जाते थे और अब 100 मैसेज जाने लगे, तो ब्रेन क्या होगा? किसी ऑफिस में हम लोग आज 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, हम लोग आज 5 ही घंटे पढ़ा दें तो क्या होगा? आपको इरिटेशन होगा ना। तो दिस इज इरिटेशन जो हमको ब्रेन में फील होने लगता है, दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर एंड ड्यू टू पीएच लेवल। ये पीएच लेवल जैसे होता है वो हीट होती है, गर्मी बढ़ती है, एसिडिक माहौल होता है। एसिडिक माहौल में एंजाइम और वो काम नहीं कर पाते, इसलिए तो ये बैक्टीरिया का एक तो बैक्टीरिया का नॉर्मल वो कि भाई पहले एक जगह आया, किसी जगह आया, वहां उसने किया, वो अलग पॉइंट है। वो तो आप उस जगह पर जलन महसूस करेंगे, दैट इज नॉट टेम्परेचर। टेम्परेचर तब है जब पूरे बॉडी में फैल जाए, दैट इज टेम्परेचर। हर पूरा सेल में पहुंच जाए और हर वो उसमें ब्लड के उसमें घूमने लगे, तो वो टेम्परेचर कहलाता है। एक जगह पर गर्मी हो जाए, एक जगह कोई बैक्टीरिया आ जाए, उसको हम नहीं बोलते हैं, वो लोकल इन्फ्लेमेशन कहलाता है। लेकिन ये वाला बुखार कहलाता है। नरेंद्र जी समझ में आया? बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये कारण है। तो इसलिए बुखार का कारण जो है कई चीजें हैं, इसलिए बुखार किन कारणों से आया ये नहीं कह सकते। बुखार लीवर की वजह से आया, हार्ट की वजह से आया, कि किसकी वजह से आया हम लोग कह नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग को बुखार के अलग अलग सिम्टम देखने पड़ेंगे कि हम कौन सिम्टम क्या है, उन सिम्टम पे बुखार के साथ कुछ और भी होगा, तो वो सब देखने पड़ेंगे। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे, खुद पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और दूसरों लोगों को अपना कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन से क्या होता है, हमारा जो ज्ञान है बढ़ता है और दूसरे ज्ञान भी बढ़ता है, तो किसी को लॉस नहीं होता है, सबको वृद्धि होती है। तो खेमका सर के सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल तक के लिए विदा लेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।